हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इस चैप्टर को देखेंगे। ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में भी इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। अगर आप बेसिक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अगर बेसिक अकाउंटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो भी ये चैप्टर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है और इस चैप्टर में आपको जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से मालूम हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो एडुबेस क्लासेस, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन इज आवर सक्सेस। आज हम क्लास 11 का अकाउंटिंग प्रिंसिपल चैप्टर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या जिनको हम जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो ये जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का क्या मतलब होता है? देखिए, जो ये अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग का मतलब होता है कि आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं और उन ट्रांजैक्शंस की मदद से आप किसी भी बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या लॉसेस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये जो अकाउंटिंग वर्क है, ये अकाउंटिंग वर्क कुछ प्रिंसिपल्स पे डिपेंड है। जैसे हमारे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं, आपने 10th क्लास में देखा होगा कि बहुत सारे साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, न्यूटन के लॉ ऑफ मोशंस हैं। तो ऐसे ही हमारे अकाउंट्स में भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेस पे हमारी पूरी अकाउंटिंग वर्क होती है, जिनके बेस पे हमारा पूरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है, जिसके बेस पे पूरा अकाउंटिंग किया जाता है। तो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप क्लास 11th में है, अभी अकाउंटिंग आपने स्टार्ट की है, तो आपको ये प्रिंसिपल्स के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको ये प्रिंसिपल्स पता होंगे तो यू विल हैव अ आइडिया कि जो चीज आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है। ये प्रिंसिपल्स आपको ये सारी बातों के बारे में बताएंगे। तो देखिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, in order to maintain uniformity and consistency in accounting records, certain rules or principles have been developed which are generally accepted by the accounting profession। देखिए, ताकि अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी रहे, कंसिस्टेंसी रहे, एक जैसा अकाउंटिंग वर्क रहे, इसीलिए कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमने डिराइव किया है, जो सारे अकाउंटिंग प्रोफेशंस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, जब भी वो अकाउंटिंग वर्क करते हैं तो इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हैं, इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। ठीक है, these rules are called by different names such as principle, concept, convention, postulates, assumptions and modifying principles। देखिए, इनको आप बहुत सारे नामों से जान सकते हैं, जैसे अकाउंटिंग postulates कोई बोल देता है, कोई इनको अकाउंटिंग कंसेप्ट बोल देता है, कोई अकाउंटिंग कन्वेंशंस बोल देता है। तो मतलब अलग अलग लोग इनको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो बेसिकली generally accepted accounting principle refers to the rules or the guidelines। क्या होते हैं ये? कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं, adopted for recording and reporting of business transaction। देखिए, कुछ certain rules हैं, कुछ certain guidelines हैं जिनको आपको अडॉप्ट करना है जब आप अकाउंटिंग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी। अगर इनका कोई आपसे पूछे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मेन एम क्या है, तो यू विल से यूनिफॉर्मिटी। देखिए, अगर अलग अलग प्रिंसिपल रहेंगे, अगर हर इंसान अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग वर्क करेगा, तो इससे जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो काफी हेट्रोजीनियस हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पूरे हर जगह सेम रहे, सिमिलर रहे, एक जैसी रहे। इसीलिए कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं कि भैया आप इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करो, और जब आप इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करोगे तो आपका जो हर जगह अकाउंटिंग वर्क है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसीलिए तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें अडॉप्ट करने पड़ते हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने का क्या एम है, बताइए स्टूडेंट्स? यस, टू हैव द कंसिस्टेंसी, एक जैसा अकाउंटिंग वर्क हर जगह पे रहे। ठीक है, नहीं तो हर इंसान अपने अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग वर्क करेगा, जिसकी वजह से कंपैरिजन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर अकाउंटिंग वर्क यूनिफॉर्म रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा, एक जैसा होगा, तो कंपैरिजन भी वहां पे क्या होगा? पॉसिबल होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल, one of the important rule is to record all transactions on the basis of historical cost which is verifiable from the documents such as cash received for the money। जैसे ये बोल रहे हैं कि एक एग्जांपल आप देखिए कि जो सारे एसेट्स होते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब होता है जिस वैल्यू पे आपने उन एसेट्स को एक्वायर किया है। तो हम लोग सारे एसेट्स जो बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं वो हम उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं जिसमें हमने उस एसेट को एक्वायर किया है। ठीक है, और हमने जिस भी एसेट को किस भी वैल्यू पे एक्वायर किया है उसका कोई प्रूफ भी हमारे पास होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो भी अकाउंटिंग की आप
चीज रिकॉर्ड कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि हाँ देखिए ये स्लिप मेरे पास है, ये बिल मेरे पास है, ये मेमो मेरे पास है, ये इनवॉइस मेरे पास है, और इसी के चलते मैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में इस चीज को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्यों है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इसीलिए है स्टूडेंट्स, ताकि पूरे हर जगह जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो सेम रहे, एक जैसा अकाउंटिंग वर्क हर जगह रहे। अदरवाइज अगर ये प्रिंसिपल्स नहीं होंगे तो हर जगह अपनी अपनी मर्जी से जो अकाउंटेंट है वो अकाउंटिंग करने लग जाएंगे, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं होगी और आप अपने अकाउंट्स के रिजल्ट को, एक साल के रिजल्ट को दूसरे साल के रिजल्ट के साथ कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप कंपैरिजन कर पाए, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, इसीलिए कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे पास डिराइव हुए। ठीक है, दीज प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो रिफर्ड एज कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। इनको हम कंसेप्ट और कन्वेंशंस भी बोलते हैं। The term concept refers to the necessary assumptions and ideas which are fundamental to accounting practice। देखिए कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, ये कुछ सर्टेन नेसेसरी assumptions होती हैं जो बेसिक होती हैं कि आपको ये तो अकाउंटिंग प्रैक्टिस के वर्क करनी ही है। जैसे किसी की शादी होती है तो दुल्हन को लाल जोड़ा पहनना है, हरा जोड़ा पहनना है, दूल्हे को शेरवानी पहननी है, तो ये क्या हो गया, ये कंसेप्ट की तरह हो गया, मतलब ये एक अज्यूम है कि ये चीज तो वहां पे होगी ही होगी। ठीक है, कन्वेंशन कैनॉट्स दी custom and the tradition as a guide to preparation of accounting statement। देखिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट जब बनती है तो उनके पीछे कुछ कस्टम्स होते हैं। कस्टम जैसे अपने रीति रिवाज होते हैं ना, वैसे ही अकाउंट्स में भी कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, और इन्हीं कस्टम और ट्रेडिशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशन बोलते हैं। तो कंसेप्ट क्या हो गया, कंसेप्ट हो गया एक नेसेसरी एजम्पशन कि भाई ये तो होगा ही होगा, और कन्वेंशन क्या हो गया, कन्वेंशन हो गया अकाउंटिंग करते वक्त कुछ कस्टम्स होंगे, कुछ ट्रेडिशंस होंगे, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, ये अकाउंटिंग के कन्वेंशंस हैं। ठीक है, बेसिकली सारी चीजें लगभग एक ही हैं। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं अकाउंट्स के जो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मेटालिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो पूरे वीडियो में आप बने रहें, अच्छे से चीजों को ध्यान से हम करेंगे, सारे नोट्स वगैरह के साथ चीजों को समझेंगे और आपको बहुत इजीली सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है दैट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो देखिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, देखो जब भी कोई भी बिजनेस होता है तो उस बिजनेस को उसके ऑनर से अलग माना जाता है। बिजनेस इज कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर। हम ये मानते हैं कि बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है, दोनों एक ही नहीं है। बिजनेस इज कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर। बिजनेस के अपने अपने अलग पर्सनल एसेट्स लायबिलिटीज होंगी और बिजनेस की अपने अलग पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज होंगी। तो मतलब बिजनेस और एसेट एक ही है ऐसा नहीं होता, बिजनेस अलग होता है और जो ऑनर होता है वो अलग होता है। सारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं अकाउंटिंग में वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड की जाती है, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो देखिए क्या है, द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंटिटी assumes that business has a distinct and separate identity। entity मतलब identity from its owner। It means that for the purpose of accounting, the business and its owner are to be treated two separate identities। मतलब अकाउंटिंग में बिजनेस और ऑनर दोनों अलग अलग है, और अकाउंटिंग जब आप करते हैं तो आपका बिजनेस और आपका ऑनर दोनों क्या है, अलग अलग पार्टीज हैं। ठीक है, कीपिंग दिस इन व्यू व्हेन अ पर्सन ब्रिंग्स सम एसेट। देखिए इस बात को ध्यान में रखते हुए जब कोई पर्सन कुछ मनी बिजनेस में लेके आता है तो उसको हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, कैपिटल। इट इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस टू द ऑनर। देखिए ध्यान से समझिए, जब भी कोई ऑनर अपने बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट करेगा उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। और ये कैपिटल जो होती है वो बिजनेस के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। ठीक है, आपने देखा होगा, अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा होगा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो जब भी ऑनर बिजनेस में कुछ पैसा लगाएगा तो उस पैसे को क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। और ये कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। ये इसीलिए लायबिलिटी होती है क्योंकि ऑनर और बिजनेस दोनों क्या है फ्रेंड्स, अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक ही नहीं है। ऑनर एंड बिजनेस बोथ आर टू डिफरेंट आइडेंटिटीज। इसीलिए कभी भी ऑनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो बिजनेस के लिए वो पैसा क्या होगा, लायबिलिटी होगा, बर्डन होगा, क्योंकि बिजनेस को वो पैसा वापस से ऑनर को क्या करना पड़ेगा,
रीपे करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। सिमिलरली व्हेन द ओनर विड्रॉज एनी मनी फ्रॉम द बिजनेस for his personal expenses, it is treated as reduction in the capital. अगर ऑनर बिजनेस से, देखिए ऑनर अगर बिजनेस से कोई भी पैसा विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ड्राइंग्स। और देखिए आपको मालूम होगा जब भी ड्राइंग्स होंगी तो ऑनर की जो कैपिटल है वो कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ऑनर की जो कैपिटल होगी वो कैपिटल क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस यूनिट। मतलब अब जब भी कोई ट्रांजैक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे तो वो आप ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रिकॉर्ड करेंगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। द पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ऑनर are therefore not considered while recording and reporting the assets and liabilities of the business। मतलब क्या हुआ इसका कि जो ऑनर के अपने पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज होंगे उनको हम ये नहीं मानेंगे कि वो बिजनेस के पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। ऑनर के अपने कुछ अलग एसेट्स लायबिलिटीज होंगे और बिजनेस के अपने कुछ अलग एसेट्स एंड लायबिलिटीज होंगे। तो कुल मिला के एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑनर बिजनेस दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, ऑनर बिजनेस दोनों अलग अलग बातें हैं। ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है। जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड की जाएंगी, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और प्रिंसिपल। इसमें आप याद रखेंगे कैपिटल इज कंसिडर्ड एज liability for the business due to this principle, and whenever a owner withdraws any amount from the business for his personal use, it is considered as a drawings due to this principle only। ठीक है, तो दो एग्जांपल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट गाइस, लेट्स कम टू अनदर कंसेप्ट दैट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। देखिए अकाउंटिंग जो आप करते हैं, अकाउंटिंग का आपका मेन मोटिव क्या होता है कि जो भी बिजनेस आपका है उस बिजनेस का आप क्या कैलकुलेट करें, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन करें। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। और जब आप ये प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे किसी भी बिजनेस का, तो गाइस आपको वहां पे सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन हेल्प करेंगी, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हेल्प करेंगे। देखिए दो टाइप की ट्रांजैक्शन होती हैं, एक ट्रांजैक्शन होता है मॉनेटरी जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, दूसरी ट्रांजैक्शन होती है नॉन मॉनेटरी जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ही आपकी हेल्प करेंगी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट आपको यही बता रहा है कि हमें सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को या उन्हीं इवेंट्स को रिकॉर्ड करना है जो किसके फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकती हैं, मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती हैं। जैसे आपने कोई गुड्स को सेल किया, कोई एक्सपेंसेस आपने पे किया, कोई इनकम आपको रिसीव हुई, तो बेसिकली इन हर ट्रांजैक्शन में क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए। तो जिस ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व है उसी ट्रांजैक्शन को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ट्रांजैक्शन जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जो मनी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकती, जैसे किसी की ऑनेस्टी, काइंडनेस, पोलाइटनेस, काफी कोई बहुत अच्छे से बोल रहा है, कोई बहुत अच्छा स्पीच दे रहा है, आप कैसे हायर कर रहे हो अपने इंप्लॉयज को, ये जो सारे इवेंट्स हैं ये नॉन मॉनेटरी इवेंट्स हैं। और ये जो नॉन मॉनेटरी इवेंट्स है गाइस, ये आप कभी भी अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि जो नॉन मॉनेटरी इवेंट्स हैं या ये जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं ये आपको कोई हेल्प नहीं करेंगी प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए हाँ ये एग्जांपल है। तो मतलब मनी मेजरमेंट इज ऑल अबाउट that only those transactions and only those events are to be recorded in the books of account which can be expressed in terms of money. The events which cannot be expressed in terms of money should not be recorded in the books of account। ऐसे events जो पैसे के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं आप कर सकते, ऐसी ट्रांजेक्शंस जिसको आप पैसे के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनको आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो गाइस गोइंग कंसर्न का मतलब होता है जो चीज चलती रहे चलती रहे चलती रहे, जो कभी ना रुके, ऐसे कंसेप्ट को हम लोग बोलेंगे गोइंग कंसर्न। गोइंग का मतलब देखो गाइस, जो मैं भी चल रहा हूं, तो गोइंग मतलब एक बिजनेस हमेशा चलता रहे, कंसर्न मतलब बिजनेस। तो गोइंग कंसर्न जो assumption है या कंसेप्ट है, ये अज्यूम करता है कि आपका जो बिजनेस है वो हमेशा चलता रहेगा, आपके बिजनेस की जो लाइफ होगी
वो इनडेफिनेट लाइफ होगी। आपके बिजनेस की कैसी लाइफ होगी? इनडेफिनेट लाइफ होगी। ठीक है, एक हमेशा आपका कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा कि आप अपने आने वाले टाइम में अपने बिजनेस को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब क्या है? इस कंसेप्ट में आप ये अज्यूम करते हैं कि बिजनेस फर्म कंटिन्यू करेगा इट्स ऑपरेशन फॉर अ इनडेफिनिट पीरियड। याद रखेंगे ये वर्ड, किस पीरियड के लिए करेगा? इनडेफिनिट पीरियड। इनडेफिनिट पीरियड मतलब द पीरियड विच कैन नॉट बी डिफाइंड। तो मतलब जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, जब भी कोई काम हम शुरू करते हैं, तो हमारा ये कोई इंटेंशन नहीं होता कि आने वाले 1-2 साल में उस बिजनेस को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। हमारा ये इंटेंशन होता है कि जो हमारा बिजनेस है वो लंबे समय तक चलता रहे, एक इनडेफिनिट पीरियड तक हमारा बिजनेस चलता रहे। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है ये आगे, दैट इज फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड वुड नॉट बी लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड मतलब गाइस बंद होना, इन द फोर्सेबल फ्यूचर। ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि 2-3 साल बाद अपने बिजनेस को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट assumption of accounting as it provides the very basis for showing the value of assets in the balance sheet। देखिए ये जो कंसेप्ट है, ये आपको ये बोल रहे हैं कि आपने जो भी बिजनेस स्टार्ट किया है वो एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए स्टार्ट किया है। इनडेफिनिट पीरियड मतलब ऐसा टाइम जो डिफाइंड नहीं है। आपका जो बिजनेस है बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। आपका कोई इंटेंशन नहीं है कि आने वाले फ्यूचर में अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को कम करने का या अपने बिजनेस को क्लोज डाउन करने का। यू डोंट हैव एनी इंटेंशन फॉर दैट। इसीलिए इसका एग्जांपल आप याद रखेंगे, जो एसेट्स होते हैं बिजनेस में, एसेट्स मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ द बिजनेस, जिसको यूज करके बिजनेस क्या कर रहा है? प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। जैसे टेबल, चेयर, फर्नीचर, व्हाइट बोर्ड, मार्कर, फ्लैट पैनल, कैमरा, लैपटॉप, ये सब मेरे एसेट्स हैं क्योंकि इनको यूज करके मुझे रेवेन्यू जनरेट करना है। ठीक है, तो ये जो एसेट्स होते हैं, ये एसेट्स आपके 2 टाइप में क्लासिफाई होते हैं, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट। देखिए जो एसेट्स 1 ईयर में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, विद इन अ ईयर जो एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, उन एसेट्स को हम क्या बोलेंगे गाइस? करंट एसेट। और जिनको कैश में कन्वर्ट होने के लिए मोर देन अ ईयर लगेगा, मोर देन 1 ईयर जिनको कैश में कन्वर्ट होने के लिए लगेगा, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन करंट एसेट। तो देखिए हम लोग इन एसेट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में क्यों कर पाते हैं? इस प्रिंसिपल की वजह से ही हम लोग अपने एसेट का जो क्लासिफिकेशन है वो एज अ करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में कर पाते हैं। ऐसे ही हमारी जो लाइबिलिटीज होती हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है हम लोग एज अ करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो एक इनडेफिनिट पीरियड तक चलेगा। मतलब उसका कोई डेफिनेट पीरियड नहीं है, बहुत लंबा हमारा बिजनेस चलेगा। तो गाइस ये वाला प्रिंसिपल आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। देखिए अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या होता है? अभी हमने बताया, अभी लास्ट प्रिंसिपल में हमने डिस्कस किया कि लेट्स से कि हमने हमारा बिजनेस 2023 में स्टार्ट किया है। अब उसकी लाइफ क्या होगी? तो गाइस उस बिजनेस की जो लाइफ होगी इनडेफिनेट होगी। इनडेफिनेट होगी मतलब हम भी डिफाइन नहीं कर सकते कि वो बिजनेस कितने पीरियड तक चलेगा, कब तक चलेगा, 2100 तक चलेगा कि 2105 तक चलेगा, हम भी नहीं बता सकते। मेरे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन, उसके नेक्स्ट जनरेशन कब तक उस बिजनेस को चलाएंगे, वी कैन नॉट डिफाइन इट। तो क्या हम जब ये बोल रहे हैं कि एक बिजनेस की लाइफ इनडेफिनेट है तो भाई फिर हमें उसके प्रॉफिट लॉसेस कैसे पता चलेगा? अगर हम ये बोल रहे हैं कि बिजनेस की लाइफ इनडेफिनेट है तो भाई हमें कुछ तो ऐसा प्रोविजन रखना चाहिए ना कि इस पीरियड के बाद हमें उसके प्रॉफिट एंड लॉसेस का पता लग जाए, हमें पता लग जाए कि कितने के एसेट्स है, कितने के लायबिलिटीज हैं, ताकि हम लोग ये चेक कर पाएं कि वो बिजनेस परफॉर्म कैसा कर रहा है, वो बिजनेस कैसा उसके मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी है, कैसा वो बिजनेस मार्केट में सस्टेन कर रहा है, कैसा है वो बिजनेस मार्केट में। तो इसी पीरियड सी कंसेप्ट ने क्या बताया कि देखिए आपने तो बोल दिया कि आपके बिजनेस की जो लाइफ है वो इनडेफिनेट है, लेकिन इस इनडेफिनेट लाइफ को हम लोग स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करेंगे। दिस इनडेफिनेट लाइफ विल बी डिवाइडेड इन द स्मॉल यूनिट्स एंड ईच यूनिट इज ऑफ 1 ईयर। हर यूनिट कितने की होगी? 1 साल की होगी, 12 महीने की होगी। और गाइस इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल से लेकर कहां तक होती है? 31 मार्च। तो यहां अकाउंटिंग पीरियड का मतलब यही है, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल में यही है कि आपने तो बोल दिया कि आपकी लाइफ, बिजनेस की जो लाइफ है वो एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए है, लेकिन आपको हर साल के बाद आफ्टर एवरी 12 मंथ्स क्या प्रिपेयर करने पड़ेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी पड़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट आता है,
P&L अकाउंट आता है और आपकी बैलेंस शीट आती है, ताकि आप हर एक साल के बाद अपने प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की फिगर्स को क्या कर पाए, चेक कर पाए। इसीलिए आफ्टर एवरी 1 ईयर दिस इनडेफिनिट लाइफ is divided into the small parts and each small part is a financial year and at the end of this financial year हम लोग क्या बनाएंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हमें ये पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहे हैं या हमारे बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, और इससे हमें ये भी पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में कितने के एसेट्स हैं और कितने की लायबिलिटीज हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। जब आप अपनी इस इनडेफिनिट लाइफ को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं और जो हर यूनिट है वो 12 मंथ्स की होती है, जिसको हम लोग एक अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं, या अकाउंटिंग साइकिल में पीरियड के फॉर्म में, या इसको एक फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। और एट द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर आप क्या करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो और उससे प्रॉफिट एंड लॉस और बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को चेक करते हो। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड कितने का होता है, 1 ईयर का होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, एंड कब होता है, 31 मार्च को ये एंड होगा। नेक्स्ट क्या है गाइस, देखिए नेक्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या है, देखिए द कॉस्ट कंसेप्ट रिक्वायर दैट ऑल एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट देयर purchase price which includes cost of acquisition, transportation, installation and making the assets ready to use। क्या मतलब हुआ, देखिए let's suppose एग्जांपल लेते हैं कि आपने एक मशीनरी ली, इस मशीनरी को आपने परचेज किया 50,000 में और 2,000 आपने इसके इंस्टॉलेशन पे लगा दिया और आपने इसके ट्रांसपोर्टेशन पे लगा दिया 3,000। तो इस मशीनरी की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 55,000। ठीक है, तो ये जो मशीनरी, जब भी आप कोई एसेट एक्वायर करें, खरीदें, तो उसमें होने वाले खर्चे को भी क्या कर दें, उसकी कॉस्ट में ऐड कर दें। उसके ऊपर आप कोई भी खर्चा इंस्टॉलेशन के लिए करा रहे हो या ट्रांसपोर्टेशन के लिए करा रहे हो, तो उस खर्चे को भी आप क्या करेंगे, उस एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया है कि 50 लाख की उन्होंने मशीनरी खरीदी थी, उसके बाद उन्होंने 10,000 इंस्टॉलेशन ट्रांसपोर्टेशन पे लगाया, 15,000 रिपेयर्स पे लगाया, 25,000 इंस्टॉलेशन पे लगाया। तो बोल रहे हैं कि जो सारा खर्चा उन्होंने किया है, ये सारा जो खर्चा होगा उस एसेट की कॉस्ट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो जब तक आपका एसेट वर्किंग कंडीशन में नहीं आता, यूजेबल कंडीशन में नहीं आता, तो जब तक उस एसेट पे जो जो पैसा खर्च हो रहा है वो सब उसकी कॉस्ट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। All the expenses will be added to the cost of that asset until or unless the asset is not coming in the working condition। इसके बाद हिस्टोरिकल कॉस्ट या कॉस्ट कंसेप्ट में ये भी है कि जो एसेट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे वो अपनी मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किए जाएंगे। देखिए जो भी एसेट्स आप रिकॉर्ड करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो सारे एसेट्स आप कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, मार्केट वैल्यू नहीं होगा, ये परचेज वैल्यू होगा। तो जो भी एसेट्स आप रिकॉर्ड करोगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा, परचेज वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा। और परचेज वैल्यू जो होगी उसी में आप उस एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, ना कि जो मार्केट वैल्यू होगी उसमें उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो बताइए, एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर परचेज वैल्यू, नॉट एट देयर मार्केट वैल्यू। इसके साथ साथ आप हर साल उस एसेट पे क्या चार्ज करते चलेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करते चलेंगे। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, इट इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो समझ में आ गया। कॉस्ट कंसेप्ट में बताइए क्या बातें, दो बताई। सबसे पहले तो जब भी आप कोई एसेट खरीदेंगे उस पे होने वाले जो भी एक्सपेंसेस है सब उस पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दूसरी चीज, जब भी आप किसी भी एसेट को बुक्स में रिकॉर्ड करोगे तो आप उसको कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, परचेज वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, मार्केट वैल्यू पे उस एसेट को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। हालांकि हर साल आप उस एसेट पे क्या चार्ज करते हुए चलेंगे, डिप्रिसिएशन चार्ज करते हुए चलेंगे। उसके बाद देखिए अगला जो कंसेप्ट है दैट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बताता है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी एवरी ट्रांजैक्शन जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, इट विल हैव
टू एस्पेक्ट, उसके कितने एस्पेक्ट होंगे? 2 एस्पेक्ट होंगे, मतलब वो 2 अकाउंट्स को इंपैक्ट करेगा। एक होगा डेबिट, अनदर वन दूसरा जो होगा वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो यहां सिंपल सा ड्यूअल एस्पेक्ट मतलब, ड्यूअल मतलब डबल, तो हर जो ट्रांजैक्शन होंगे उसके कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट होंगे, मतलब उस ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। एक अकाउंट होगा डेबिट, दूसरा अकाउंट होगा क्रेडिट, और डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होंगे? डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होंगे। तो याद रखेंगे, ड्यूअल एस्पेक्ट इज द फाउंडेशन और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द accounting. It provides the very basis of recording business transactions into the books of account. ठीक है, आप देखेंगे तो आप में जब जर्नल करेंगे तो जर्नल में आप यही देखेंगे कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, और डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 इफेक्ट and should therefore be recorded at 2 places. In other words, at least 2 accounts will be involved in recording a transaction. कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसमें कम से कम कितने अकाउंट्स इफेक्ट होंगे? 2 अकाउंट। जैसे लेट्स सपोज कैश पेड टू राम, तो यहां पे 2 अकाउंट कौन से रिकॉर्ड इन्वॉल्व होंगे? एक होगा कैश, एक होगा राम। ठीक है, तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन पिक करेंगे तो उसमें 2 अकाउंट कम से कम इफेक्ट होंगे, एक जिसमें से डेबिट होगा, जैसे यहां पे राम रिसीवर है तो राम डेबिट होगा, और कैश आपसे जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा, और डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो दिस इज द ड्यूअल एस्पेक्ट। ठीक है, और इसी प्रिंसिपल की वजह से हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये कौन से प्रिंसिपल की वजह से सेटिस्फाई हो रही है? तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की वजह से हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। मतलब जो एसेट्स होते हैं वो किसके बराबर है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटीज और कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो देखिए डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। देखिए ये प्रिंसिपल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंसिपल आपको क्या बोल रहा है कि अगर आपने सेल कर दी तो इररिस्पेक्टिव कि आपको मनी रिसीव हुआ है या रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, अगर मनी रिसीव हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर आपको अभी मनी रिसीव नहीं हुआ है तो भी आपको ये सेल उस पीरियड का रेवेन्यू मानना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 2012 में कुछ सेल किया और उसका पैसा आपको 2013 में मिला, 2013 में मिला, तो इस सेल को आप 2012 का ही क्या मानेंगे? रेवेन्यू मानेंगे। ठीक है, तो अगर आपने कोई सेल कर दी, कोई ट्रांजैक्शन कर दी, लेकिन अब तक उसमें से पैसा रिकवर नहीं हुआ है, वो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो इससे कोई मतलब नहीं है आपको उस ट्रांजैक्शन को उसी साल की या उसी मंथ की रेवेन्यू ट्रीट करना है। रेवेन्यू का मतलब होता है गाइस जो भी सामान हम बेच रहे हैं उससे मिलने वाला पैसा, दैट इज योर रेवेन्यू। जिसमें भी आपका बिजनेस डील कर रहा है उससे आपको कितना पैसा मिल रहा है, दैट इज योर रेवेन्यू। तो यहां पे क्या है? द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन इट हैज अर्न्ड। अर्न्ड मतलब आपने क्या कर लिया? उसको कमा लिया। ठीक है, उसने आपको कमा लिया। नॉट रिसीव, चाहे मिला हो या ना मिला हो, बट आपने कमा लिया तो आपको उसको रिकॉर्ड करना है। द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट इज अ पार्ट ऑफ एक्रूवल अकाउंटिंग। एक्रूवल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है? हम कैश ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं। तो देखिए आपने अभी तक कमाया है, मिला नहीं है, तो वो आपकी कौन सी ट्रांजैक्शन हो गई? क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। तो इसीलिए जो एक्रूअल बेसिस होता है उसमें हम कैश ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं। तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कौन से कंसेप्ट को ज्यादा फोकस करेगा, कौन सी चीज को फोकस करेगा? एक्रूअल कंसेप्ट को। एक्रूअल कंसेप्ट में क्या होगा? हम कैश ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, अगर आपने कोई सामान बेच दिया, आपने उसका बिल बना दिया, चाहे आपको पैसा मिला हो या ना मिला हो, तब भी आपको उस ट्रांजैक्शन को क्या ट्रीट करना है? अपना रेवेन्यू मानना है। अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन के रिलेटेड कोई लीगल राइट मिल गया, मान लो आपने किसी को कुछ बेच दिया और आपने बिल दे दिया उसको, उसने आपको बोल दिया कि वो आपको 5 दिन बाद पेमेंट कर देगा, तो आपने जब बिल बना दिया तो आपके पास लीगल राइट हो गया कि आपको अभी उससे पैसा
रिसीव करना है तो आपको आज ही उस सेल को अपना क्या ट्रीट करना है, रेवेन्यू ट्रीट करना है। तो मतलब सिंपल सी बात क्या हुई, जब आपने गुड्स को बेच दिया या जब आपने सर्विसेज को दे दिया, जब भी आप उसको क्या मान लेंगे, अपना रेवेन्यू मान लेंगे, इररिस्पेक्टिव कि आपको पैसा मिला या पैसा नहीं मिला। तो मतलब क्रेडिट सेल्स को भी क्या मान लेना है, आपने अपना रेवेन्यू ट्रीट कर लेना है। देखिए उसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज मैचिंग कंसेप्ट। तो देखते हैं हम लोग कि मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है। तो मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, मैचिंग कंसेप्ट में वो ये बोलेगा कि आपके पास, तो इसमें क्या करते हो, देखिए आप एक साल के जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, एक साल के जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, उन एक्सपेंसेस को आप उस साल के जो भी इनकम्स होंगे उनके साथ मैच करोगे। ठीक है, एक साल के आपके जो भी एक्सपेंसेस होंगे, आप उन एक्सपेंसेस को उस साल में होने वाली जो भी इनकम है उसके साथ मैच करोगे, ताकि आप क्या निकाल सकें, प्रॉफिट्स या लॉसेस आप कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे इनकम से तो आपके बिजनेस को क्या हो जाएगा, लॉसेस हो जाएगा, और अगर आपकी इनकम ज्यादा होंगे आपके एक्सपेंसेस से तो बिजनेस में प्रॉफिट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको प्रिंसिपल यही बताता है कि आपको एक साल में होने वाले एक्सपेंसेस को मैच करना है उस साल के रेवेन्यू से। ठीक है, उस साल के एक्सपेंसेस को उस साल के रेवेन्यू इनकम से मैच करना है, ताकि आप उस अकाउंटिंग पीरियड के प्रॉफिट और लॉसेस को फाइंड आउट कर पाए। ठीक है, उसके बाद द मैचिंग कंसेप्ट इंप्लाइज दैट all revenues earned during accounting year whether received or not should be matched with all the expenses। जो भी रेवेन्यू आपको आया है, मिल गया या नहीं मिला, बट आपने कमा लिया, उस रेवेन्यू को उस साल होने वाले सारे एक्सपेंसेस के साथ क्या करना है, मैच करना है, ताकि आप प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट कर पाए। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे आपके रेवेन्यूज या इनकम से, लॉसेस हो जाएंगे। अगर इनकम ज्यादा होंगे आपके एक्सपेंसेस से तो आपके बिजनेस में क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट्स हो जाएंगे। तो मैचिंग कंसेप्ट में क्या करना है, आपको एक साल के एक्सपेंसेस को मैच करना है उस साल के रेवेन्यू से, ताकि आप क्या कर पाए, प्रॉफिट लॉसेस को कैलकुलेट कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। देखिए काफी इजी कंसेप्ट है ये। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट का मतलब होता है कि जो भी हमारे अकाउंट्स के यूजर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हमारे बिजनेस में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होता है, उनको हम लोग बोलते हैं यूजर्स। तो जो भी यूजर्स होते हैं उन यूजर्स को आपने ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स को क्या करना है, सारे इंपॉर्टेंट रेलेवेंट फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना है। कोई भी ऐसी बात जो इन यूजर्स के लिए जाननी जरूरी है, ऐसी कोई भी बात जो इन यूजर्स के डिसीजन लेने में हेल्प करती है या इनके डिसीजन को चेंज करने में हेल्प कर सकती है, ऐसी कोई भी बात आप इन यूजर्स से छुपा के नहीं रखेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर रिक्वायर दैट ऑल द रेलेवेंट फैक्ट, मतलब सारी जरूरी बातें जो इंपॉर्टेंट हैं, तो सारी जरूरी बातें जो बिजनेस से रिलेटेड है, मस्ट बी फुली एंड कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी आप एट द एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे उसमें वो सारी बातें आपको डिस्क्लोज करनी है, सारी बातें बतानी है, और आपको फुटनोट्स देने हैं। देखिए फुटनोट्स क्या होता है, जब भी आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसके नीचे आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फुटनोट बोलते हैं। तो ये जो सारी रेलेवेंट बातें हैं ये आपको कहां दर्शानी है, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे उसके नीचे जो आप फुटनोट बनाओगे उस फुटनोट में ये बातें आपको बतानी है, सो दैट दीज यूजर्स कैन टेक द करेक्ट डिसीजंस, ताकि ये यूजर्स क्या कर सके, करेक्ट डिसीजंस ले सके, और इनके जो डिसीजन हो वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो। मतलब कल को ये बिजनेस में ना बोल सकें कि देखिए आपने ये बात हमसे छुपा ली थी। तो सारी जो रेलेवेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, मटेरियलिस्टिक फैक्ट्स हैं जो इन यूजर्स के लिए जाननी जरूरी हैं, वो सारी बातें आपने इन यूजर्स को बतानी है। इन यूजर्स से कोई भी बात आपने छुपा के नहीं रखनी। तो कौन सा प्रिंसिपल है, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। उसके बाद देखिए कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए,
कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो भी अकाउंटिंग मेथड्स, जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, जो भी अकाउंटिंग टेक्निक्स आपने एक साल में लगाई है, उन्हीं को आपको हर साल क्या करना है, सेम अप्लाई करना है। एक साल जो आपने टेक्निक लगाई हैं, जो मेथड पॉलिसीज प्रोसीजर्स फॉलो किए हैं, वो सेम मेथड पॉलिसीज टेक्निक प्रोसीजर आपको आगे आने वाले सालों में भी फॉलो करना है। अगर आप किसी भी में पॉलिसी मेथड टेक्निक प्रोसीजर में चेंज कर रहे हैं, तो आपको वो चीज अपने यूजर्स को क्या करनी है, इन्फॉर्म करनी है बैलेंस शीट के फुटनोट में। तो ये चीज आप याद रखेंगे, जो भी आपने अकाउंटिंग मेथड लगाए हैं, जो भी पॉलिसीज लगाई हैं, ये सारी आपको क्या करनी है, सेम रखनी है आगे आने वाले ईयर्स में भी, ताकि आप रिजल्ट्स को बहुत इजीली क्या कर सके, कंपैरिजन कर सके। क्योंकि देखिए, जब भी आपको रिजल्ट्स को कंपैरिजन करना है तो कुछ चीजें वहां पे कॉमन होनी चाहिए। तो जो भी मेथड पॉलिसीज टेक्निक आपने एक साल लगाई हैं, वो सेम मेथड टेक्निक पॉलिसीज आपको आगे आने वाले सालों में भी लगानी है, ताकि जो आपके रिजल्ट्स हों, वो रिजल्ट्स आप इजीली एक साल को दूसरे साल के साथ कंपैरिजन कर पाए। तो इसमें छोटी सी बात याद रखेंगे कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में, that the same policies, method, procedures and techniques should be applied year after year so that the comparisons can be possible. उसके बाद देखिए कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि देखिए, द कंसेप्ट ऑफ द कंजर्वेटिज्म रिक्वायर दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड until realized, but all losses, even those which may have a remote possibility, are to be provided for in the books of account. मतलब प्रॉफिट आपको जब तक रिकॉर्ड नहीं करना है, जब तक आपको श्योरिटी ना हो जाए कि ये प्रॉफिट आपको होने वाला है, जब तक आपको 100% ये चीज की श्योरिटी ना हो जाए कि ये प्रॉफिट आपको मिलेगा या ये प्रॉफिट आपका होने वाला है, जब तक आप किसी भी प्रॉफिट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई लॉस आपका हो सकता है, ठीक है, कोई आपका नुकसान हो सकता है, लॉस हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या क्रिएट करके रख लेंगे, पहले से ही प्रोविजंस क्रिएट करके रख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका कोई डेटर है, आपका कोई डेटर है लेट्स से 10,000 का, आपको लग रहा है कि ये 2,000 रुपए तो नहीं देगा, आपको डाउट हो रहा है कि ये 2,000 रुपए आपको नहीं देने वाला, तो आप पहले ही 2,000 रुपए का क्या बना लेंगे, अलग से प्रोविजन बना लेंगे। मतलब 2,000 रुपए को अलग से निकाल के रख देंगे और उसको क्या नाम दे देंगे, प्रोविजन। कि देखिए, मैंने 2,000 का क्या बना लिया, प्रोविजन बना लिया। अब मेरा डेटर कितना दिख रहा है, 8,000 दिख रहा है। तो अगर वो 2,000 आपको कल को नहीं देगा, तो ये प्रोविजन आपको कुछ हद तक उस लॉस से क्या कर लेगा, सेफ गार्ड कर लेगा। तो सिंपल सा मतलब है कंजर्वेटिज्म, इट इज अ पॉलिसी टू प्ले सेफ, इट इज अ पॉलिसी टू प्ले सेफ। अगर आपको लग रहा है कोई प्रॉफिट आपको होने वाला है, तो जब तक वो ना हो उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन अगर आपको कोई लॉसेस लग रहा है कि कोई लॉस आपका हो सकता है, तो उसके लिए पहले ही आपको प्रोविजन क्रिएट कर लेना है। इसलिए आपको एक और दूसरा एग्जांपल याद रखेंगे, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा वो मार्केट वैल्यू और रियलाइजेबल वैल्यू जो भी लो होगी उस पर रिकॉर्ड होगा, ठीक है। जो भी कम होगी, मतलब आपकी क्लोजिंग स्टॉक की एक मार्केट वैल्यू हो सकती है और एक वो वैल्यू जिसपे वो रियलाइज होंगे, तो इसमें से जो भी कम होगी उस वैल्यू पे आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करना है। ये रिक्वायरमेंट भी कौन से प्रिंसिपल की है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट या कंजर्वेटिज्म, इसको प्रूडेंस प्रिंसिपल भी बोलते हैं, याद रखेंगे इसको प्रूडेंस प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। तो जिस भी नाम से आपके पास आ जाए, ठीक है, तो ये चीज आप याद रखेंगे। ओके, तो आपको प्रॉफिट्स को जब तक प्रॉफिट्स नहीं मानना है, जब तक वो रिकवर या आपको रियलाइज ना हो जाए। लेकिन लग रहा है कोई लॉसेस हो सकते हैं, तो उसके लिए पहले से ही कुछ प्रोविजन क्रिएट करके रख लेना है। इसके बाद है मटेरियलिटी कंसेप्ट। देखिए, मटेरियलिटी कंसेप्ट का मतलब क्या होता है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है या जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट है, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट आने चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट से मतलब क्या है, जो जरूरी बातें हैं, यूजलेस बातें हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई बेस नहीं है, जो आपके यूजर्स को किसी भी तरीके से डिसीजन लेने में हेल्प नहीं करेंगी, ऐसी बातों को आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज नहीं करनी। और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो मटेरियलिस्टिक फैक्ट हैं, जो जरूरी बातें हैं, जो आपके यूजर्स को डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी,
उन्हीं बातों को आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। अगर आप अननेसेसरी की बातें भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो इससे आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो काफी बल्की हो जाएंगी और उसका जो इंपॉर्टेंस है वो इंपॉर्टेंस लूज हो जाएगा। तो मटेरियलिटी मतलब ओनली द रेलेवेंट and important fact should be disclosed to the users or should be disclosed in the books of account. Unnecessary useless things should not be disclosed in the books of account क्योंकि वो आपके यूजर्स को कोई हेल्प नहीं करेंगी डिसीजन लेने में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि आपको जैसे आपने फॉर एग्जांपल मनी स्पेंट ऑन क्रिएशन ऑफ एडिशनल कैपेसिटी ऑफ अ थिएटर वुड बी मटेरियलिस्टिक फैक्ट। अगर आप कोई नया थिएटर क्रिएट कर रहे हैं, कोई नया मशीनरी एक्वायर कर रहे हैं, कोई नई ब्रांच खोल रहे हैं, तो ये सारे डिसीजन, ये सारी बातें आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है क्योंकि ये सारी बातें आपके यूजर्स को अल्टीमेटली हेल्प करेंगे डिसीजन मेकिंग में। लेकिन उसका चक्कर उसके साथ चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो वहां बैठा है, वो वहां बैठी है, ये जो यूजलेस बातें हैं इनको आपको बेसिकली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करनी है क्योंकि इससे अल्टीमेटली आपकी बुक्स क्या बन जाएंगी, बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएंगी और उनके जो रेलेवेंस है, जो इंपॉर्टेंस है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अपना लास्ट जो कंसेप्ट है ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट का मतलब क्या होता है गाइस? देखिए ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट का मतलब होता है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, इट शुड बी वेरीफाइबल। उसका कोई ना कोई प्रूफ आपके पास होना चाहिए। हो सकता है कि आपके पास कोई उस ट्रांजैक्शन का कोई कैश रिसीप्ट हो या कोई पैसा आपने जो पे किया है उसका इनवॉइस हो या कॉपी ऑफ इनवॉइस हो, डिलीवरी चालान हो। तो जो भी ट्रांजैक्शन आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करी है उसको आप वेरीफाइबल कर पाए तो मतलब उस ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई प्रूफ, जिसमें आपकी कोई डिलीवरी चालान हो सकती है, ठीक है, कोई इनवॉइस हो सकता है, कोई बिल हो सकता है। तो जो भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो क्या होनी चाहिए? वेरीफाइबल होने चाहिए, मतलब उनका कोई ना कोई प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि अकाउंटेंट अपनी मर्जी से कुछ भी अपने हिसाब से कोई भी ट्रांजैक्शन, किसी भी अमाउंट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है और वो ऊपर का पैसा खा रहा है, ऐसा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होना चाहिए। जो भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका बकायदा आपके पास क्या होना चाहिए? कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। जब ऑडिटिंग होगी, जब आके आपके बुक्स को चेक किया जाएगा तो जो भी ऑडिटर आएगा वो इन प्रूफ्स को चेक करेगा और इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को, जो ये ट्रांजैक्शन का प्रूफ होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। क्या बोलते हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट। जो भी आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है उसका जो प्रूफ होगा उसी प्रूफ को हम लोग बोलेंगे सोर्स डॉक्यूमेंट। तो आई होप गाइस ये सारे जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है, प्रिंसिपल से आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। 11th क्लास 12th क्लास से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस, ठीक है, आपको यहाँ पे मिलेंगे। अकाउंट्स, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स के अपने सारे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, सब चीजों के वीडियोस आपको मिलेंगे। बहुत इजीली आप चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज प्रिपेयर नोट्स अकॉर्डिंग टू दिस वीडियो। थैंक यू।